गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम हिंदी ग्रामर में अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 15, जिसका नाम है क्रिया। क्या है? क्रिया। तो आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर 15 क्रिया पढ़ रहे हैं। ओके, क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर 15 क्रिया पढ़ रहे हैं। तो आप जानते हैं क्रिया क्या होता है? कोई भी ऐसा काम जो हम कर रहे हैं या हो रहा है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया मतलब काम। क्रिया का मतलब क्या होता है? काम। तो कोई भी ऐसा काम जो हम कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाना क्या है? एक क्रिया है। तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ना क्या है? एक क्रिया है। ओके, तो ये सब क्या है? जो भी काम आप कर रहे हो वो क्या है? क्रिया है। तो देखिए, रवि खेल रहा है, तो रवि कौन सा काम कर रहा है? खेलने का काम कर रहा है। इसीलिए खेलना क्या है? क्रिया है। अगला देखिए, सुरभि गा रही है। सुरभि गा रही है तो गाना क्या है बच्चों? क्रिया है। यह लड़का पानी पी रहा है। यह लड़का क्या काम कर रहा है? पीने का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रिया है वो क्या है? पीना। जैसे आपने फर्स्ट सेंटेंस देखा कि जो काम था वो कौन सा काम हो रहा था? खेलने का काम हो रहा था। सेकंड सेंटेंस में गाने का काम हो रहा था और थर्ड सेंटेंस में पीने का काम हो रहा था। तो ये खेलना, गाना, पीना, ये तीनों ही क्या है बच्चों? क्रिया है। चलिए देखते हैं ऊपर दिए वाक्यों में खेल रहा है, गा रही है और पी रहा है से काम के करने या होने का पता चल रहा है। आपने ऊपर जो 3 सेंटेंस पढ़े उनमें आपको इन तीनों शब्दों से, इन तीनों शब्द समूहों से आपको ये पता चल रहा है कि कोई काम कर रहा है या कोई काम हो रहा है। तो यहाँ पर आपको किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। याद रखिए, जिस शब्द से किसी काम के करने का या होना प्रकट होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? क्रिया कहते हैं। मतलब ऐसा शब्द जिससे आपको किसी काम के करने के बारे में या किसी काम के होने के बारे में पता चले उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो आपको क्रिया की परिभाषा याद हो गई होगी। चलिए देखते हैं आपको याद हुई है या नहीं। बोलिए, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्या हो गया बच्चों? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो देखिए, आपको अब क्रिया की डेफिनेशन याद हो गई। चलिए अब हम देखते हैं क्रिया के प्रकार कि क्रिया कितने प्रकार की होती है। ओके, तो देखिए, जो क्रिया के प्रकार हैं, तो कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। मतलब कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है बच्चों? 2 प्रकार की होती है। कर्म मतलब जो काम कर रहा है उसके आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है वो अकर्मक क्रिया हो गई। सकर्मक क्रिया जिसको कर्म की आवश्यकता है वो सकर्मक क्रिया हो गई। तो आपको क्या समझ में आया कि जिसको कर्म की आवश्यकता नहीं है वो अकर्मक और जिसको कर्म की आवश्यकता है वो सकर्मक। चलिए तो पहले हम देखते हैं कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। जिस क्रिया के साथ किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जिस क्रिया के साथ किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब क्या हुआ बच्चों कि कोई भी ऐसी क्रिया जिसको कर्म की आवश्यकता नहीं है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह घर जाता है। देखिए, यहाँ पर वह घर जाता है, कोई बच्चा है वो अपने आप ही तो घर जा रहा है, तो यहाँ उसे किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर जो जाना है वो कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। वे पेड़ पर चढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, पेड़
चढ़ना, चढ़ना अपने आप हो रहा है, वे पेड़ पर चढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो चढ़ना क्रिया है वो कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। कुत्ता अजनबी लोगों पर भौंकता है, तो यहाँ पर जो भौंकना है वो अकर्मक क्रिया है। तो आपको समझ आया, जिन क्रियाओं के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए अगला देखिए, आगे है सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है बच्चों? जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है, जिन क्रियाओं के साथ कर्म की आवश्यकता होती है वे सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे अशोक पुस्तक पढ़ता है, तो बच्चों देखिए यहाँ पर कर्म क्या है? पुस्तक। तो काम जो हो रहा है वो किस पर हो रहा है? पुस्तक पर हो रहा है। तो देखिए आप एक चीज समझिए, जो अकर्मक क्रिया थी उसमें जो काम हो रहा था वो खुद पर हो रहा था, और जो सकर्मक क्रिया है उसमें जो काम हो रहा है वो दूसरों पर हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए जो काम हो रहा है वो किस पर हो रहा है? पुस्तक पर हो रहा है। हम किसको पढ़ रहे हैं? पुस्तक को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो कर्म है वो क्या है? पुस्तक है। लड़कियां गीत गाती हैं, तो गीत कौन गाता है? लड़कियां गाती हैं, पर क्या गाती हैं? गीत गाती हैं। तो गीत क्या है? कर्म है। ठीक है, गीत क्या है? कर्म है। और गीत गाने का काम किस पर हो रहा है? गीत पर हो रहा है। ठीक है, वह फल खाता है, तो वह क्या खाता है? फल खाता है। तो फल क्या है? आपका कर्म है। तो इसीलिए ये भी खाना भी सकर्मक क्रिया है। तो आपको समझ आया कि क्या होता है, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं जुड़ा होता है, जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चों आप एक तरीका और है जिससे आप सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया पता कर सकते हो। देखो, अगर आपको जो आपकी क्रिया है आप उससे क्वेश्चन पूछिए कि क्या करता है या किसको करता है। ठीक है, और अगर आपको उसका आंसर मिलता है तो वो आपकी सकर्मक क्रिया होगी, और अगर आंसर आपको नहीं मिलता है तो वो आपकी अकर्मक क्रिया होगी। जैसे कि देखिए, अशोक क्या पढ़ता है, तो आपको आंसर आया क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। लड़कियां क्या गाती हैं? गीत गाती हैं। आपके पास आंसर आया कि वह क्या खाता है? फल खाता है। अब देखिए, वह क्या जाता है? आंसर आ रहा है वो क्या जाता है? नहीं आ रहा, वह कहाँ जाता है तो आएगा आंसर। तो इसीलिए ये आपकी अकर्मक क्रिया है, और अशोक पुस्तक पढ़ता है ये आपकी सकर्मक क्रिया है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे क्या है बच्चों? द्विकर्मक क्रिया। अगला क्या है? द्विकर्मक क्रिया। अभी आपने देखा क्रिया के प्रकार, जो कि दो थे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब हम आगे देख रहे हैं द्विकर्मक क्रिया। तो आप समझिए, द्वि मतलब दो, कर्मक मतलब कर्म, क्रिया मतलब ऐसी क्रिया जिनके साथ दो कर्मों का यूज किया जा रहा है उसे हम द्विकर्मक क्रिया बोलेंगे। क्या समझ आया बच्चों आपको? ऐसी क्रिया जिसमें दो कर्मों का यूज किया जा रहा है, ऐसी क्रिया जिसके साथ दो कर्मों का यूज किया जा रहा है, दो कर्मों की आवश्यकता हो रही है, उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। तो देखते हैं, कुछ सकर्मक क्रियाओं के साथ एक की बजाय दो कर्मों की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसी सकर्मक क्रिया होती हैं जिनको एक की बजाय दो कर्मों की आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है बच्चों, आप एक चीज आपने देखी कि हमने यहाँ सकर्मक क्यों लगाया? क्योंकि जो हमारी अकर्मक क्रिया होती है उसको कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, तो जो हमारी सकर्मक क्रिया होती हैं उनको कर्म की आवश्यकता होती है। अब द्विकर्मक क्रिया जो है वो सकर्मक क्रिया ही हो सकती है, क्योंकि उसको तो एक की जगह दो कर्मों की जरूरत पड़ रही है ना। तो कुछ सकर्मक क्रियाओं के साथ एक की बजाय दो कर्मों की आवश्यकता होती है, ऐसी सकर्मक क्रियाओं को द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। तो बच्चों आपको क्या समझ में आया? ऐसी क्रियाएं जिनको एक की जगह दो कर्मों की आवश्यकता होती है उन्हें, ऐसी सकर्मक क्रियाओं को क्या कहा जाता है? द्विकर्मक क्रियाएं कहा जाता है। ठीक है, चलिए जो हमें सेंटेंस दिए हैं उनको पढ़ते हैं। रवि ने तुम्हें पाठ पढ़ाया। तो देखिए बच्चों, यहाँ हमारे पास दो कर्म हैं, एक तुम्हें एक पाठ। तो रवि ने किसे पाठ पढ़ाया? तुम्हें पाठ पढ़ाया। तो यहाँ पर आपको दो कर्म कौन कौन से दिए हैं? तुम्हें और पाठ, और हमारी जो क्रिया है वो क्या है? पढ़ाना। ठीक है, तो जो हमारा पढ़ाना जो क्रिया है उसको दो कर्मों की आवश्यकता पड़ी। कौन कौन से? तुम्हें, पाठ। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारी क्रिया हुई वो क्या हो गई? द्विकर्मक क्रिया हो गई।
अगला देखिए, पिताजी ने मुझे कमीज दिलवाई। पिताजी ने किसे दिलवाई? पिताजी ने मुझे कमीज दिलवाई। तो यहाँ पर मुझे और कमीज क्या है? कर्म है। और कौन से कर्म है बच्चों? बताइए। मुझे और कमीज कर्म है। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? दिलवाना द्विकर्मक क्रिया हो गई। उसके बाद अगला देखिए, तुमने उसे पानी पिलाया। तुमने किसे पानी पिलाया? उसे पानी पिलाया। तो तुमने उसे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब कर्म हो गया, पानी कर्म हो गया और पिलाना वर्ब हो गई। तो बच्चों यहाँ पर जो पिलाना वर्ब थी वो कैसी हो गई? द्विकर्मक। क्यों? क्योंकि यहाँ उसे दो कर्म मिले, एक उसे और एक पिलाना, पानी। तो यहाँ पर उसे और पानी दोनों क्या है? कर्म है। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में जो दो कर्म हुए वो था तुम्हें और पाठ। सेकंड सेंटेंस में था जो मुझे और कमीज, और थर्ड सेंटेंस में था उसे और पानी। तो ये सब जिनके साथ दो कर्म की आवश्यकता थी उन क्रियाओं को हमने क्या कहा? द्विकर्मक क्रिया। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे दी है सहायक क्रिया। क्या है? सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब। आप जानते हो हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? सहायक क्रिया मतलब ऐसी क्रियाएं जो मुख्य क्रियाओं की सहायता करती हैं। ऐसी क्रिया जो वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं उन्हें हम सहायक क्रिया कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। जो क्रिया वाक्य में विद्यमान मुख्य क्रियाओं की सहायता करती हैं उससे सहायक क्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी क्रिया जो वाक्य में सेंटेंस में मेन वर्ब की हेल्प करती है उसे हम हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया का कार्य मुख्य क्रिया की सहायता करना होता है। तो जो हमारी सहायक क्रिया होती है उसका काम क्या होता है? मुख्य क्रिया की हेल्प करना मतलब मदद करना होता है। यह उनका स्थान नहीं ले सकती है, बल्कि उनकी मदद कर सकती है। तो आपको क्या समझ आया कि जो हमारी मुख्य क्रिया होती है, जो क्रिया मुख्य क्रियाओं की सहायता करती है उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। ये इनका काम मुख्य क्रिया की मदद करना होता है, यह उनका स्थान नहीं ले सकती हैं। जैसे कि बच्चों जो एग्जाम्पल दिए हैं वो देखते हैं और सीखते हैं। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट उदाहरण है वो क्या है? वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो आपकी मुख्य क्रिया है वो है जाना और आपकी जो सहायक क्रिया है वो है। तो वह प्रतिदिन स्कूल जाता। अब हम जाने के लिए जो मदद लगा रहे हैं वो क्या है? तो है हमारी सहायक क्रिया है। तो वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, इसमें हमारी मुख्य क्रिया क्या है? जाना, और सहायक क्रिया क्या है? अगला सेंटेंस देखिए, मैं सबकी सहायता करता हूँ। यहाँ पर जो हमारी क्रिया है वो है सहायता करना और मुख्य क्रिया, और जो हमारी सहायक क्रिया है वो है हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी मुख्य क्रिया है वो है करना और जो हमारी सहायक क्रिया है वो क्या है? हूँ। थर्ड सेंटेंस देखिए, वह मैदान में बैठा पढ़ रहा था। वह मैदान में बैठा पढ़ रहा था। तो यहाँ पर देखिए पढ़ना आपकी मुख्य क्रिया है और था आपकी सहायक क्रिया है। तो बच्चों है, हूँ, था, थे ये सब आपकी सहायक क्रिया होती हैं, और जाना, खाना, पीना, रहना, बोलना ये सब आपकी कैसी क्रिया होती हैं? मुख्य क्रियाएं होती हैं। तो बच्चों आपको इतना समझ आया? चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ और वाक्य हैं उन्हें देखिए। तुम इस गांव में रहते हो। तो यहाँ पर जो रहना है वो आपकी मुख्य क्रिया है और हो आपकी सहायक क्रिया है। ठीक है, तुम इस गांव में रहते हो, रहना आपकी मुख्य क्रिया है और हो आपकी सहायक क्रिया है। अगला देखिए, लड़कियां कक्षा में शोर मचा रही थीं। लड़कियां कक्षा में शोर मचा रही थीं। तो यहाँ पर मचाना आपकी मुख्य क्रिया है और थी आपका सहायक क्रिया है। अगला सेंटेंस देखिए, श्यामा स्वेटर बुन रही थी। तो बुनना आपकी मुख्य क्रिया है और थी आपकी सहायक क्रिया है।
तो रहना, शोर मचाना, बुनना ये आपकी मुख्य क्रिया है, और हो, थी ये आपकी सहायक क्रिया है। तो बच्चों आपको मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया समझ आई। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चों, याद रखने वाली बात क्या है इसमें कि जो हमें याद रखनी है इनमें, सहायक क्रियाओं में है, हैं, हो, था, थी, थे का प्रयोग मुख्य क्रियाओं के रूप में भी होता है। जिन क्रियाओं में इनके साथ कोई क्रिया नहीं होती वहाँ ये ही मुख्य क्रिया का काम करती हैं। मतलब ऐसे सेंटेंस जिनमें सहायक क्रिया के अलावा कोई क्रिया नहीं है वहाँ ये मुख्य क्रिया के रूप में काम करती हैं, और जहाँ इनके साथ कोई क्रिया आ रही है वहाँ पर ये सहायक क्रिया के रूप में काम करती हैं। जैसे कि यहाँ जो एग्जाम्पल दिए हैं उनसे हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपको फर्स्ट सेंटेंस दिया है वो क्या है, वह आता है। तो यहाँ आपकी मुख्य क्रिया आना है, ठीक है, और सहायक क्रिया क्या है आपकी, है। तो देखिए यहाँ पर ये मुख्य क्रिया के साथ आ रही है, इसीलिए ये सहायक क्रिया है, और आना आपकी मुख्य क्रिया है। अब आप इधर एक सेंटेंस देखिए, वह डॉक्टर है। यहाँ पर आपकी कोई भी मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया आ रही है, नहीं आ रही है, इसीलिए जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है मतलब सहायक क्रिया है वो इस वाक्य में मुख्य क्रिया का रूप निभा रही है। समझ आया आपको? मतलब जब आपके पास ऑलरेडी मेन वर्ब होती है तो ये सहायक क्रिया का काम करती है, लेकिन जब आपके पास मुख्य वर्ब नहीं होती है तो ये खुद में मुख्य क्रिया का काम करती है। ओके, तो जैसे कि वे पढ़ते हैं, यहाँ पर भी पढ़ना आपके पास मुख्य क्रिया है और है आपकी सहायक क्रिया है। तुम यह कर सकते हो थे, तुम यह कर सकते थे, तो यहाँ पर करना आपकी मुख्य क्रिया है और थे आपकी सहायक क्रिया है। उसने यह कहा था, तो कहना आपकी मुख्य क्रिया है और था आपकी सहायक क्रिया है। तुम जाते हो, जाना आपकी मुख्य क्रिया है और हो आपकी सहायक क्रिया है। वे पढ़ रही थीं, पढ़ना आपकी मुख्य क्रिया है और थी आपकी सहायक क्रिया है। तो यहाँ पर ये एक मुख्य वर्ब के साथ आ रही हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या कर रही हैं, ये जो हमारी मुख्य वर्ब है उसकी मदद कर रही हैं, इसीलिए ये यहाँ पर सहायक क्रिया के रूप में है। अब इधर इनके साथ कोई मुख्य क्रिया नहीं आ रही है, इसीलिए ये खुद में मुख्य क्रिया का किरदार निभा रही है, मतलब मुख्य क्रिया के रूप में आ रही हैं। ओके, जैसे वह डॉक्टर है तो यहाँ पर और कोई क्रिया नहीं है, तो यही जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वही यहाँ पर मुख्य क्रिया है। वे खिलाड़ी हैं, यहाँ पर भी ये तुम बाजार में थे मुख्य क्रिया हो गई है क्योंकि यहाँ पर कोई और क्रिया नहीं है। मैं वहाँ नहीं था, तो ये आपकी जो सहायक क्रिया है वो यहाँ पर भी मुख्य क्रिया हो गई क्योंकि यहाँ पर भी कोई और क्रिया नहीं है। तुम वीर हो, तो यहाँ पर भी ये मुख्य क्रिया के रूप में यूज हो रही है। लड़कियां कक्षा में हैं, मैं थी, तो यहाँ पर भी ये मुख्य क्रिया के रूप में यूज हो रही है। तो आपको समझ में आया कि सहायक क्रिया क्या होती हैं। सहायक क्रिया वे क्रिया होती हैं जो मुख्य क्रिया की मदद करती हैं, उन्हें हम सहायक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों आपको सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया समझ आया, उसमें फिर आपने सीखा कि द्विकर्मक क्रिया क्या होती हैं। तो बच्चों आज आपको चैप्टर 15 क्रिया समझ आया, बताइए। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आज आपको होमवर्क में 5 सकर्मक क्रिया और 5 अकर्मक क्रिया के उदाहरण अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखना है। ओके, तो बच्चों आपको हिंदी ग्रामर में चैप्टर 15 क्रिया समझ आया। आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आज आपको होमवर्क में हिंदी ग्रामर के चैप्टर 15 क्रिया के 5 सकर्मक क्रिया और 5 अकर्मक क्रिया के उदाहरण अपनी नोटबुक पर लिखने हैं। क्या करना है आज आपको होमवर्क में, आज आपको होमवर्क में 5 सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के उदाहरण वाक्य में अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, गुड बाय।